मेरी बर्खास्तगी हुई थी उसके पहले अपने परिवार को कह दिया था कि नमक रोटी खाने के लिए तैयार रहो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। माता पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। उस वीडियो को मैंने कह दिया था कि तुमने धमकी दी है, मेरे साथ ईश्वर का साथ। धमकी दी थी और 3 दिन में परिणाम उसको देखने को मिला। पदाधिकारी को आप विभागीय कार्रवाई के अधीन कर दीजिए। इसके पहले वो 100 करोड़ रुपया कमा लिया, तो 100 करोड़ कमा लिया, उसके बाद उसको आप बर्खास्त कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है। वो तो साईं इतना दीजिए, स्विस बैंक तक जाए, लड़े इलेक्शन जीवन भर, 10 पुस्त तक खाए। मैं प्रतिदिन सुबह में अखबारों को देखता हूँ और जहाँ से कहीं कोई ऐसी खबर मुझे मिलती है मैं तुरंत उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। जवाब आता है कि नहीं? जवाब मुझको नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ करते रहते हैं। कुमारी लड़की थी, वह मायके में ही रह गई, वो आज तक विदा नहीं हो सकी, और अब उसकी जो संतान है वो भी अपने माँ बाप के और दादा के घर से विदा नहीं हो रही है, अपने ननिहाल से विदा हो रही है। यह कौन सी सरकार है और कौन सी व्यवस्था है कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप यह जिम्मा दीजिए, हम 10 को टीचर को यहाँ पर प्रतिनियुक्त कर देंगे और 10 को टीचर मिलकर ट्रांसफर कर देंगे। जब इलेक्शन जैसा काम हम लोग करा देते हैं एकदम दुरुस्त तरीके से, कहीं शिकायत नहीं आती है, तो बिना टीचर का कुछ नहीं होता। आपसे नहीं हो रहा है, सचिवालय में बैठे अधिकारियों से नहीं हो रहा है, तो दीजिए, इस काम को हम करा देंगे। अगर यह बहन बेटी अपने घर के आसपास होती तो किसी की औकात नहीं थी कि किसी बहन बेटी को इस प्रकार से कोई हाथ पर बांध दे। तो कोई 18 साल में अपॉइंट हुआ और उसको 23 साल के बाद में आप बताइए कि वो कहाँ पहुंच गया, 41 साल में पहुंच गया, तो अब उसको क्या वानप्रस्थ की अवस्था में उसको आप स्थानांतरण दीजिएगा तो क्या करेगा, उसका स्थानांतरण लेगा। उससे तो अच्छा है कि जाकर के सब नागा सन्यासी बन जाए। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने इस अगली आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री और जदयू की सरकार को, एनडीए की सरकार को हराने का ठेका लिया है। ये सब नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है और बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि आखिर शिक्षकों को कितना लंबा इंतजार करना होगा और कब होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं एमएलसी बंसीधर बृजवासी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू जी। सबसे पहले तो बृजवासी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खबर मिल रही है, हमारे शिक्षकों को कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अभी हम एक बैठक में थे, यहाँ पर शून्यकाल समिति की बैठक थी। उस समिति की बैठक में भी हमने बात कही है और हमने अधिकारियों से कहा है कि ईश्वर हर किसी को देने की ताकत नहीं देते, और अगर देने की ताकत देते हैं तो देने का अवसर नहीं देते। अगर आपके जीवन में ईश्वर ने आपको इस योग्य समझा है कि आपको ताकत दी है और देने का अवसर दिया है, तो मुट्ठी खोल कर दे दीजिए। समाज के लिए यही चीज अस्थायी रहने वाला है। आप नहीं भी रहेंगे, उस दिन चर्चा होगी कि अमुक पदाधिकारी थे, अमुक मंत्री थे, तो उन्होंने ये काम किया था। और बिहार में यह विडंबना देखिए कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में सरकार वित्तीय कमी का रोना रोती रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता के आधार पर अगर कोई बात कही जाती है कि हम करने में अक्षम है, तो कुछ देर के लिए वो बात चलेगी, लोग उसको समझते भी हैं। लेकिन जिस चीज में कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है राज्य सरकार को, तो ऐसा काम करने में क्या दिक्कत है जी। क्या स्थानांतरण का जो मुद्दा है, ये स्थानांतरण के लिए लोग 1 दिन 2 दिन से नहीं पार्टी हो रहे हैं। 2003 में फरवरी महीने में शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई, फिर 2005 में बहाली हुई, फिर 2006 में नियोजित शिक्षक की नियमावली आई। और उस समय 2003 में अगर कोई कुमारी लड़की थी जो अपॉइंट हुई और अपॉइंट होकर के वो अपने गांव में नौकरी कर रही थी, चूंकि उस समय पंचायत की सीमा थी, अपने ही पंचायत में वह नौकरी करने लगी। थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उसको संतान ने जन्म लिया। अब यह उस समय से 2003 से 25 तक का ये 23 वर्ष का सफर है। 23 वर्ष में अब उस जो लड़की वहां पर अपॉइंट हुई थी, अब उसकी कोई बच्ची जन्म ली थी, आज वह शादी उसकी हो रही है। और वह उस समय जो कुमारी लड़की थी वह मायके में ही रह गई, वो आज तक विदा नहीं हो सकी, और अब उसकी जो संतान है वह भी अपने माँ बाप के और दादा के घर से विदा नहीं हो रही है, अपने ननिहाल से विदा हो रही है। यह कौन सी सरकार है और कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सी सरकार है? यह कैसी व्यवस्था है? और स्थानांतरण आपसे कोई शिक्षक मांग रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? फिर आप भड़क गए हैं। या बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के हुक्मरानों की इच्छा शक्ति का घोर अभाव है,
और ये हमेशा ये कभी ऐप बनाते हैं कि इस ऐप से करेंगे, उस ऐप से करेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप यह जिम्मा दीजिए, हम 10 को टीचर को यहाँ पर प्रतिनियुक्त कर देंगे और 10 को टीचर मिलकर ट्रांसफर कर देगा। चुनौती दे रहे हैं आप, चैलेंज कर रहे हैं आप कि आपसे नहीं होता है तो हमें जिम्मा दीजिए। बिल्कुल दे दीजिए जिम्मा, हम सारा काम करा देते हैं। जब इलेक्शन जैसा काम हम लोग करा देते हैं एकदम दुरुस्त तरीके से, कहीं शिकायत नहीं आती है, तो बिना टीचर का कुछ नहीं होता। आपसे नहीं हो रहा है, सचिवालय में बैठे अधिकारियों से नहीं हो रहा है, तो दीजिए, इस काम को हम करा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे। पूर्णिया में अभी एक शिक्षिका की हालत आपने देखी है। पूर्णिया में जो एक शिक्षिका है, वह शिक्षिका उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? और वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई है अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, और उसका मकान मालिक उसका हाथ पैर बांध करके और पिलर में बांधता है। वीडियो वायरल था, यह वीडियो वायरल हुआ है। तो आप इस बात को सोचिए कि यह राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप कहते हैं नारी सशक्तिकरण, और एक शिक्षिका उसका हाथ पैर बांध दिया जा रहा है आपके हुकूमत में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों को ऐसे ही बचाएंगे। अगर वह अपने घर के आसपास होती तो उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती। कोई भी व्यक्ति केवल प्रशासनिक सुरक्षा के भरोसे नहीं जी सकता है। सामाजिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस समाज में हमारा जो प्रभाव होता है, इसके कारण भी बहुत सारे लोग हम पर बुरी नजर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जब कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं हो, जब किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सुरक्षा नहीं मिले, तो वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कभी मारा जाएगा। और बहन बेटियों को अगर हाथ बांध करके और पिलर में बांध दिया जा रहा है, और एक शिक्षिका को, मैं दर्दनाक यह बहुत ही दुखद है। और इससे ज्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है। अगर यह बहन बेटी अपने घर के आसपास होती तो किसी की औकात नहीं थी कि किसी बहन बेटी को इस प्रकार से कोई हाथ पर बांध दे। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मैं मांग करता हूं कि आप स्थानांतरण के लिए मुकम्मल व्यवस्था करिए, और सभी लोगों को जो संभव है, शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को खास करके बहन बेटियों को आप निश्चित रूप से अपने घर से अधिकतम 15-20 किलोमीटर की परिधि में रखिए। इससे ज्यादा परिधि में आप उसको नहीं रखिए, नहीं तो आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी, मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में। वहां पर एक बच्ची जो टॉपर रही अपने स्कूल के मैट्रिक में, और वह बच्ची पढ़ाई इसलिए छोड़ दी है क्योंकि मंचलों ने उसको घर से निकलना दूभर कर दिया। और ये बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी जी, या डर के मारे घर में ही बैठ गई बच्ची। जी, और यह लॉ एंड ऑर्डर की यही स्थिति है। और अखबारों में खबरें छपी है, आप इसको देखिए। लेकिन ब्रिजवासी जी, हम आपको बता दें कि अब शिक्षकों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब हमसे और लंबा इंतजार नहीं होगा। कितना इंतजार कर रहे हैं? इंतजार की भी एक सीमा होती है ना। अब वो जिस अवस्था में लोग बहाल हुए, मैं भी उस समय में 20 साल का था तो अपॉइंट हुआ था, तो कोई 18 साल में अपॉइंट हुआ, और उसको 23 साल के बाद में आप बताइए कि वो कहाँ पहुंच गया? 41 साल में पहुंच गया। अब प्रौढ़ावस्था में वो आ गया। जो बाल्यावस्था में था, किशोरावस्था में था, उसको आपने प्रौढ़ावस्था में भेज दिया, तो अब उसको क्या वानप्रस्थ की अवस्था में उसको आप स्थानांतरण दीजिएगा? तो क्या करेगा? उसका स्थानांतरण लेगा। उससे तो अच्छा है कि जाकर के सब नागा सन्यासी बन जाए। ये बिल्कुल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है शिक्षा विभाग की, और इस पर सरकार को सिंसियर होना होगा। मैं तो कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने इस अगली आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री और जदयू की सरकार को, एनडीए की सरकार को हराने का ठेका लिया है। ये सब लोग हराने का ठेका ये लोग हरवा देंगे, बड़ा नुकसान होगा, एकदम नुकसान कराएंगे। और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ऐसा दर्द देंगे जिसके कोई मरहम नहीं होगा, कोई दवा नहीं होगा। मान लीजिए कि प्रतिदिन कोई रोएगा, किसी की इज्जत लुटती रहेगी, तो ऐसी सरकार के साथ कौन खड़ा हो? आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? हम किससे डरेंगे? कुछ दिनों पहले हम आपका बयान सुन रहे थे, आपने कहा था कि बेतिया के डीओ ने हमें धमकी दी थी, उसके बावजूद आप इतना बोलते हैं। धमकी दी थी? मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता हूँ। मैं कबीर की उन पंक्तियों को दोहराना चाहता हूँ कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। हम तो अपना घर जला करके आगे बढ़ चुके हैं। आप पता कर लीजिए, मेरी बर्खास्तगी हुई थी, उसके पहले अपने परिवार को कह दिया था कि नमक रोटी खाने के लिए तैयार रहो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। माता पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख लजाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। सच्चाई के रास्ते पर मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, और अपने समाज के लिए, शिक्षक समाज के लिए किसी का प्रतिकार करना होगा, मैं करूंगा। मैं शिक्षकों के अधिकारों के धमकी से नहीं डरते हैं, किसी धमकियों से मैं नहीं डरता हूं। और मैंने कह दिया था, उस डीओ को भी मैंने कह दिया था कि तुमने धमकी दी है, मेरे साथ ईश्वर का साथ है। धमकी दी थी और 3 दिन में परिणाम उसको देखने को मिला। क्या बात कर रहे हैं? धमकी के 3 दिनों बाद ही ऐसा हो गया? आप ही ने करवाया क्या? अब ये तो ईश्वर जाने, या ईश्वर की बड़ा मुस्कुरा रहे हैं।
खेला कर दिया अंदर अंदर क्या? देखिए जो भी करेंगे इस प्रकार का हाँ, उनके साथ खेला होगा। खेला होगा। हाँ, और कर्मा भी काम करता है। एकदम होगा। आप देखिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, हाँ। है ना। जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। इसलिए लेकिन आपको मालूम है ना कि बेतिया डीईओ के बाद वैशाली डीओ पर भी विभागीय कार्रवाई चल रही है। वैशाली डीओ साहब के माथे पर एक बहुत बड़े राजनेता का हाथ है, इसलिए उनको अच्छा। निलंबित नहीं किया गया है। और वैसी विभागीय कार्रवाई अगर हो, अच्छा एक चीज बताइए, कार्रवाई जो होती है किसी भी पदाधिकारी को आप विभागीय कार्रवाई के अधीन कर दीजिए। इसके पहले वो 100 करोड़ रुपया कमा लिया, तो 100 करोड़ कमा लिया, उसके बाद उसको आप बर्खास्त कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? बर्खास्त भी कर देगा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला करके, उसका चार इंक्रीमेंट काट दिया तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो 100 करोड़ कमा लिया, वो तो साईं इतना दीजिए स्विस बैंक तक जाए, लड़े इलेक्शन जीवन भर, 10 पुस्त तक खाए। जी। तो इतना जब मिल जाएगा तो क्या जरूरत है उसको फिर इस सस्पेंशन से डरने का? तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, ऐसे चाहते क्या है? मैं चाहता हूं ऐसे लोगों की जगह जेल में है, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई से लोग नहीं डरने वाले। कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा आपसे ब्रजवासी जी, नेक्स्ट नंबर किसका है? कौन है रडार पर? नेक्स्ट डीओ कौन होगा? ये तो एसीएस साहब से पूछिए, हम तो उनको हर दिन कुछ कुछ भेजते रहते हैं। हर दिन आप मैसेज भेजते रहते हैं एसीएस विभाग मैं को? प्रतिदिन सुबह में अखबारों को देखता हूं, और जहां से कहीं कोई ऐसी खबर मुझे मिलती है मैं तुरंत तुरंत उनको व्हाट्सएप पर भेज देता हूं। जवाब आता है कि नहीं? जवाब मुझको नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कुछ करते रहते हैं। कुछ कुछ करते रहते हैं, वो तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बंसीधर ब्रजवासी जी ने। बड़ी बात ऑन कैमरा कह दी है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।